चले। तो आज हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमारा मेन टास्क होगा कि हम ओईटी के बारे में देख सके कि ओईटी है क्या। ठीक है। और ओईटी के कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है। और ओईटी को समझने के जी। लिए हमें बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जो मैंने 2 मंथ प्लानर बनाया है अभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि 2 महीने में वो किस तरह अच्छे तरीके से अपने पूरे ओईटी एग्जाम के लिए 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो क्लियर कर ले। और टिप्स एंड ट्रिक्स होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपने इस ओईटी की तैयारी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को साथ लेके चलना है, ताकि आप इजीली जो है ना वो अपने रूटीन के साथ एडजस्ट होते हुए ओईटी को ग्रैब कर सकें, क्रैक कर सकें। सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ एक शेयर करूंगा। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, सऊदीया सऊदी अरबिया से, वो मुझसे पढ़ रही थी। तो उनका एग्ज़ाम रिसेंटली क्लियर हुआ है। उन्होंने सिर्फ राइटिंग में ड्यूल का सेशन मुझसे लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम वो फेल हो गई थी उसमें, राइटिंग में उनके नंबर कम आए थे। तो उन्होंने फिर मेरे साथ प्रिपरेशन की और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो उनकी स्टोरी, उनकी एक रिजल्ट है, उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात जी। करते हैं ओईटी के लिए। तो ओईटी के लिए जो है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट है जो असेस करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल वो कैसी है। और जो उनका इन्वायरमेंट है, स्पेशली अगर आप यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो उनके जो उधर के एक्सेंट्स हैं, जिस एक्सेंट में लोग बात करते हैं, उनके लेमैन, उनके जो पेशेंट्स होंगे वो बात करते हैं। तो क्या ये जो नर्सिस अगर हम हायर कर रहे हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है। उनके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली फिर जिस हॉस्पिटल में या जिस भी सेटअप में आप जॉब कर रहे हैं, अगर उस सेटअप के अंदर आपको रीडिंग के लिए कोई चीज़ मिलती है, कोई आर्टिकल्स है, कोई पेशेंट की कंडीशन है, तो कोई भी पेशेंट की ऐसी कंडीशन है, कोई नोट्स हैं डॉक्टर्स ने लिखे हैं, तो वो आप रीड कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं उस सिचुएशन को जो डॉक्टर आपको कम्युनिकेट कर रहा है। और राइटिंग में ये है कि आप जब हैंड ओवर देते हैं एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ को, या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, या कम्युनिटी में, या किसी भी हेल्थ सेटअप में आप पेशेंट को भेज रहे हैं, तो आपको अगर उसमें आपको नोट्स लिखने पड़े, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक तरह। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी टोटल लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपने चारों स्किल्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है। तो जी। जी। ये तो हो गया ओवरऑल ओईटी। फिर इसके जो 4 मॉड्यूल्स हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि लिसनिंग एग्जाम जो है वो सबसे पहले एग्जाम होता है ओईटी एग्जाम के दिन। और उसमें 40 मिनट का एग्जाम होता है, 42 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो रीडिंग ए और बी। तो ये है कि इसमें 42 क्वेश्चंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इनके। और ऑडियो रिलेटेड मोस्टली मेडिकल फील्ड से होंगी, जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी रिसर्चेज होंगी, जो सिनेरियोज होंगे डिफरेंट टेस्ट के अंदर, वो सारे मेडिकल फील्ड के होंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि हमें आइल्स करना चाहिए कि हमें ओईटी करना चाहिए। तो ओईटी और आइल्स लैंग्वेज टेस्ट हैं दोनों, और दोनों को अटेम्प्ट करने में जो नर्सिस हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं, वो अगर ओईटी करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट क्यों होंगे, क्योंकि वो जो भी ऑडियो लिस्टिंग भी सुनेंगे वो मोस्टली उनके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगी। ठीक है। और रीडिंग के लिए अगर उनके पास पेपर जो भी आता है, जो रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, वो भी मेडिकल के टॉपिक्स ही होंगे। तो इसलिए ओईटी के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप इजीली जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये कि 60 मिनट्स का ये रीडिंग का पेपर होता है। ठीक है। उसके अंदर भी 42 क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। ये जब आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा लिसनिंग और रीडिंग का, तो इसकी फर्दर डिटेल आपको सारी बता दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये 60 मिनट का पेपर होता है, जिसके 42 क्वेश्चन होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं। और ये भी हेल्थ केयर जर्नल होते हैं, मेडिकल कंसल्टेशन होती है, जिसके ऊपर आपका पेपर बनता है। ठीक है। और राइटिंग के लिए ये है कि जी राइटिंग में 45 मिनट्स का पेपर होता है, और एक लेटर आपने लिखना होता है, सिर्फ एक लेटर लिखना होता है। कोई चॉइस नहीं होती कि 2 लेटर देंगे आपको, उनमें से आप एक जो सा मर्जी लिख लें, जैसे अमूमन पेपरों में होता है ना,
कि आपके पास चॉइस होती है कि आप एक नहीं तो ये वाला लेटर तो ये लिखते हैं। इसमें ये चॉइस नहीं होगी, आपको एक ही लेटर मिलेगा, ठीक है। वो लेटर किसी भी किस्म का हो सकता है, वो रेफरल हो सकता है, वो डिस्चार्ज हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है, वो एडवाइस लेटर हो सकता है, वो कंप्लेन लेटर हो सकता है, किसी भी टाइप का वो लेटर हो सकता है। और आपने उस लेटर को लिखना है। आपको वो भी मेडिकल से आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री सारी उन्होंने दी होगी, पेशेंट का प्रोसेस सारा दिया होगा, आपको राइटिंग टास्क दिया होगा, उसके अंदर क्लियरली आपने ढूंढना होगा। बात का तो क्लियरली लिखा था कि ये डिस्चार्ज है, अदरवाइज आपने ढूंढना होगा कि ये डिस्चार्ज है, ये ट्रांसफर है, ये रेफर लेटर है, ठीक है। तो राइटिंग के लिए एक लेटर आपको मिलेगा। ये तीसरा पेपर होता है, ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग स्टार्ट होगा, 3 से 4 मिनट गैप आएगा, साथ ही रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। रीडिंग के अंदर रीडिंग ए 15 मिनट का होगा, जब वो 15 मिनट का रीडिंग ए खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको बी और सी दे दिया जाएगा, जो कि टोटल होता है 45 मिनट्स का। और उसमें 10 मिनट आपने बी पे स्पेंड करने होते हैं और 35 मिनट आपने सी पे स्पेंड करते हैं। ये जब आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो आपको बता दीजिए। अभी के लिए ये है कि स्पीकिंग, जो फिर लास्ट आपका सेशन होता है उसमें ये है कि 20 to 25 मिनट्स का ये सेशन होता है। और एक पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है, एक्चुअली वो इंटरलोकेटर होता है जो आपके साथ बात कर रहता है, वो रोल अदा कर रहता है किसी भी पेशेंट का या पेशेंट के रिलेटिव का। और आपने रोल अदा करना होता है एक नर्स का। आपको सिनेरियो दिया जाता है, आपको सेटिंग दी जाती है कि आप कहाँ पे है और पेशेंट क्या है, क्या मसले मसाइल है। फिर नीचे आपको टास्क दिए गए होते हैं, आप उन टास्क के मुताबिक अपने रोल पे करना होता है। कंसल्टेशन आपने स्टार्ट करनी होती है, आपने मेल लीड करना होता है स्टार्टिंग करने तक, आपने इंटरव्यू स्टार्ट करना होता है। और फिर पेशेंट आपके साथ पार्टिसिपेट करता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपने इश्यूज बताता है, जो भी टास्क के अंदर उसके पास होंगे, जो आपके पास होंगे। और 2 रोल प्ले होंगे, एक रोल प्ले खत्म हो जाएगा तो आपको फिर दूसरा रोल प्ले करेगा। लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एक ही गो में पेपर होंगे आपके। आप लिसनिंग के लिए बैठोगे तो साथ ही रीडिंग मिल जाएगा, साथ ही राइटिंग मिल जाएगी। जब राइटिंग खत्म होगा आपको फ्री कर दिया जाएगा। आप जो भी आपका एग्जाम बिल्डिंग होगी उसी के अंदर रहना है, लेकिन आपको 15 20 आधा घंटा पौना घंटे का गैप मिल जाएगा। फिर दोबारा से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और उस रजिस्ट्रेशन में आपका स्पीकिंग का पेपर होगा, ठीक है। तो ये हो गया और कंपोनेंट ओरिएंटेशन की, जो ओवरऑल ओईटी की ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब अगला जो चीज़ है हमारी वो ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर ओईटी। ओईटी को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लैग करते हैं तो ओईटी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, इन लोगों को बेसिक चीज़ों का पता होता है थोड़ा सा, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, या इनके रोल क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो वो लिसनिंग के ए के पेपर के अंदर ये बहुत अहम रोल अदा है इनका, ठीक है। तो जिनको इनका अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो लिसनिंग ए पेपर में सफ़र करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। टेंसेस जो है, वो टेंसेस का राइटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं तो आप राइटिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और उसके आगे फर्दर जितने भी हैं, वो आपको सारे आने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपने जो लेटर लिखना है वो आप कौन सी फॉर्म में लिख रहे हो। देखिए एक और चीज़ है, जो टाइप्स ऑफ टेंसेस है ना, ये पूरे पेपर में आपको हेल्पफुल होना है। जो लिसनिंग बी, लिसनिंग सी, रीडिंग बी, रीडिंग सी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो वो पास्ट में लिखे होंगे और नीचे ऑप्शन फ्यूचर में लिखे होंगे। तो अब जो तो विजिलेंट स्टूडेंट होंगे, जो तो क्रिटिकल स्टूडेंट्स होंगे जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिव होगी, वो तो इस चीज़ को समझ जाएंगे क्वेश्चन पास्ट में ऑप्शन फ्यूचर में तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा, जो दूसरे ऑप्शन बचेंगे उसमें से सिलेक्ट करना है। तो उससे पहले आपको टाइम्स की टाइप्स का तो पता होना चाहिए ना कि फ्यूचर में किस तरह लिखते हैं, पास्ट में कैसे लिखते हैं और प्रेजेंट में किस तरह लिखते हैं। तो इसलिए टेंसेस का आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे एक टीचर थे जिनसे मैंने ओईटी के बारे में सीखा है, वो इंडियन एक टीचर है, फादर सलीम उनका नाम है। उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ अपने कई स्टूडेंट्स को कि आप उनका चैनल को देख सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो ओईटी का पेपर डिज़ाइन होता है ना, वो इतना आसान है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स भी ना हो, ए लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, एक्टिवाइज पैसिव, उनके कंसेप्ट ये होते हैं। उनको अगर ये पेपर दे दिया जाए ना आपका लिसनिंग और रीडिंग का, तो वो फर्स्ट गो के अंदर 33 34 नंबर ले लेंगे। इतना आसान पेपर होता है अगर आप खाली ग्रामेटिकली चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हो। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस का आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता था
कि जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि राइटिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइटिंग में एटलीस्ट आपने एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है और बाकी कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के अंदर आपने लेटर लिखना था। जितना आप सिंपल लेटर लिखते हैं, और वो तभी आप लिख सकते हैं जब आपको टेंसेस के टाइप्स का पता होगा कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। फिर एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओईटी राइटिंग के अंदर ये सारी चीजें जितनी भी है ना, 90% आज जो मैं बता रहा हूँ ये आपके राइटिंग के अंदर काम आनी है। टेंसेस का आपको और पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पेलिंग, ये आपके काम आएंगे लिसनिंग और रीडिंग में, अदरवाइज बाकी सारी चीजें राइटिंग से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो राइटिंग के लिए आपको एक्टिवाइज और पैसिवाइज का पता होना चाहिए। एक्टिवाइज और पैसिवाइज का मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन आज आपको दे दूंगा। सो आपको जब एक्टिवाइज और पैसिवाइज आता होगा, एक्टिवाइज में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हो, ज्यादा सब्जेक्ट को जोर दे देते हो, सब्जेक्ट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हो। पैसिवाइज में क्या होता है कि जो काम हो चुका होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज होती है, आप उस पर स्ट्रेस करते हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपके नोट्स होते हैं उनके वर्ड काउंट्स में भी डिफरेंस आता है, और आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे पता चलता है कि जो पेशेंट के लिए काम हुआ है वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि जी आई कंप्लीटेड द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, तो इसमें आई सबसे पहले आपने बोल दिया, आप अपने आप को ये दे रहे हो कि मैंने ये काम किया। अगर आप सिंपल बोल दो कि वाइटल साइन हैज बीन डन ऑफ पेशेंट, तो वाइटल साइंस को भी इंपॉर्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज को भी अंडरस्टैंड जो कर लेते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है कि वो अपना एग्जाम अच्छे तरीके से कर लें। और लास्ट में जो लास्ट है वो है स्पेलिंग वाला। जो उन लोगों को स्पेलिंग, एक स्टूडेंट के लिए लिंक मांग रहे हैं, तो हाँ जी। सो लास्ट में ये है कि देखिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज हो गए, फिर आपको स्पेलिंग, स्पेलिंग के देखें ये एक ऐसा एरर है कि आप कोई भी टीचर के पास जादू नहीं है जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की करें। ये जितनी आप हार्ड वर्क करेंगे, आप फोनेटिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, आप उनको समझेंगे कि दो वर्ड्स का साउंड कैसा होता है और वॉवल्स का क्या है रोल्स होता है, ये सारा इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने अपनी पहले मिस्टेक्स को देखना है कि आपकी मिस्टेक लेवल कितनी है। आपकी बचपन से अगर ग्रामेटिकली ग्रोथ नहीं ठीक हुई, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करते हैं वो आपने खुद से ठीक करनी है, और उसके लिए आपको टिप्स दी जा सकती हैं, आपको वीडियो शेयर की जा सकती है। लेकिन अब ओईटी की तैयारी के लिए हाल खास तौर पे स्पेलिंग के लिए कोई जो है ना वो लेक्चर नहीं बनाऊंगा स्पेशली मैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो किसी को तो शेयर कर ले, उसके लिए कुछ उसको वीडियो शेयर कर दूंगा। लेकिन स्पेलिंग के लिए बेहतर यही है कि आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करें पेपर्स को, और जो आपकी मिस्टेक्स आती है, जो मेन वर्ड्स की आपकी, उनको गौर करें कि उसमें क्या गलती होती है, आप कौन से साउंड की वजह से आप गलत लिख देते हो, और उस पर आप काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर ओईटी। जब आप ओईटी का पेपर, ओईटी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, इसकी आपकी होलो डेवलप होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही ब्लैक ना हो, बिल्कुल ही जो है ना आप इस चीज़ से अनअवेयर ना हो कि ये कौन सी चीज़ें भाई ये तो समझ ही नहीं आ रही। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो सबसे आपको सबसे पहले पता होगा, हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, preposition है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ओईटी के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा डेवलप होनी चाहिए, वो है वर्ब्स, प्रोनाउंस, सॉरी, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और prepositions। ठीक है, आपको इन 4 से 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वर्ब वो होता है जो एक्शन को बता रहा था कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, और नाउन तो सिंपल है, कोई मेन चीज बता या ड्रेस जो भी हॉस्पिटल का नाम है वो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जैसे डैनियल है, वो भी नाउन है, लंदन है, टेबल है, तो ये नाउन है। ठीक है, होप है, मीन, ये भी एक नाउन है। मैरी यूजेस अ ब्लू पेन फॉर हर नोट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैरी भी नाउन है, पेन भी नाउन है, नोट्स भी नाउन है। तो ये एक सेंटेंस के अंदर कितने नाउन है, कितने वर्ब है, क्या कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, कौन सा एडवर्ब हो सकता है, ये आपके लिए डेवलप, आप कंसेप्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करें।
आज एक दिन आपको दिया जाएगा कि आप, मैं असाइनमेंट्स, एक ग्रुप जो मैं बनाऊंगा ये नए बैच का, उसके अंदर मैं असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दूंगा। आपने मुझे एक पैराग्राफ में से इन सारी चीज़ों को अलग करके दिखाना है, ठीक है, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रोनाउन जो होता है कि जो नाउन की जगह यूज किया, जैसे आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज, सो ये प्रोनाउन होता है। और उसके बाद अगर हम देखा जाए एडजेक्टिव क्या होता है, जो मेन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लिसनिंग ए के अंदर मिस्टेक्स क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, प्रिडिक्शन करने में उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे एडजेक्टिव आना है कि यहाँ पे एडवर्ब आना है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से यहाँ पे कौन सा सूट करता होगा, ठीक है। और जब वो सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है या नाउन एडवर्ब, वर्ब है, वर्ब एडवर्ब, ठीक है, ये तीनों चीजें। सो जैसा कि अब आप देखें कि एडजेक्टिव में क्या करता है कि जो वो नाउन की सिफ्त को बयान कर रहा है, जो नाउन की खूबी होती है उसको वो बयान कर रहा था, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था। सो जैसे कि लिखा था लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट, ठीक है। तो अब जो पिंक हैट है, वो इसमें जो पिंक है वो डिस्क्राइब कर रहा है हैट को, ठीक है। तो पिंक हमारा इधर क्या होगा कि इधर हमारा एडजेक्टिव होगा, जैसे और इसकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे कोल्ड वर्ड है, पानी कोल्ड वाटर बोला जाएगा तो कोल्ड उसमें एडजेक्टिव होगा। जैसे हैप्पी है, हैप्पी पर्सन है, हैप्पी का अदर भी हैप्पी जो भी बोला गया, हैप्पी उससे पहले लगेगा, तो वो एडजेक्टिव वो जो है वो नाउन की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वर्ब का मैंने आपको बता दिया कि वो जो एक्शन होता है, जो भी एक सेंटेंस के अंदर काम हो रहा था, जैसे गो, स्पीक, ईट, खाना, बोलना, ठीक है, सुनना, और ये सारी चीजें जो है ये वर्ब के अंदर आती है, ठीक है। और जो वर्ब की सिफ्त को बयान करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, टू। अब एक सेंटेंस के अंदर लिखा आई एट माई लंच क्विकली, तो अब इसके अंदर जो क्विकली है वो क्या एडवर्ब है, क्योंकि लंच आपने किया है, एट की है, खाना खाया है, खाना क्विकली की है। अब जो खाना आपने तेज काम में किया वो क्विकली, वो उसकी शिफ्ट को बयान कर है। तो जो लिसनिंग ए का पेपर होता है उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस, जो बहुत सारे जब आप ऑडियो सुन रहे हो तो आपको पिक करना इसलिए आसान लगता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे नाउन आना है, यहाँ पे वर्ब आना है, यहाँ पे एडवर्ब आना है, यहाँ पे एडजेक्टिव आना है। तो उससे आप जो है वर्ड पिक करना आपको आसान लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इनका पता नहीं, ठीक है। जैसे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में आप देख सकते हैं कि ये क्या था कि वो रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन और अनदर वर्ड, ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है ना, जैसे आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल, तो जो कीज और टेबल का रिलेशनशिप है ना उसको जो डिफाइन कर रहा है वो कौन है, प्रेपोजिशन है। जैसे ऑन है इधर, ठीक है। नॉर्मली कौन सी प्रेपोजिशन होती है, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट। तो इस चीजों को इसको भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या है, जो दो चीजों को रिलेशनशिप को आपको राइटिंग में ये बहुत अदा करती है। अगर आपकी प्रेपोजिशन अच्छी नहीं होगी तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, माइनर मिस्टेक करेंगे, और जिसकी वजह से आपके स्कोर्स कम हो सकते हैं। तो ओईटी स्टार्ट करने से पहले आपको प्रेपोजिशन की भी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है। फिर जो कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये भी ठीक है, आपको समझ लें। कंजक्शन क्या होता है कि जो इसको हम फैन वॉइस भी कहते हैं, जैसे एंड, और, बट, बिकॉज। तो ये वो चीज़ होती है जो कनेक्ट कर रही थी दो चीज़ों को, आई वाज, इन्हें कनेक्टर्स भी कहा जाता है। ओईटी के लैंग्वेज में जो राइटिंग के अंदर यूज होता है, दो वर्ड सेंटेंस, दो थॉट्स को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए उसे कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, यट। सो आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट, ठीक है, आई वॉज हॉट एंड टायर्ड, ये उसकी कंडीशन उसने बताई है। तो वो कंडीशन क्यों है, बट स्टिल फिनिश्ड इट, और फिर भी मैंने उसको काम को खत्म कर लिया। सो इन चीज़ों को यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ जाए होगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप याद अपने पास राइट डाउन कर लें। जब हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो फिर लास्ट में आपको मैं टाइम दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये बताने का मकसद था कि ओईटी को स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इन सब की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए, इनके यूज पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे करना है। ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या है जी कि आपको नेमिंग पीपल, नाउन, ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है, माई काउंट। इसमें ये कि स्पेसिफाइड हाईलाइट कर ये जो प्रेजेंटेशन है, जो मैंने पीपीटी बनाई है, कि जो स्टूडेंट्स हमारे इस बैच के होंगे मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा इसकी स्लाइड्स, ताकि वो इसको तसल्ली से बाद में देख सकें, उनको पढ़ सकें, और अगर कोई क्वेश्चन आपका डेवलप होगा
तो वो आप मुझसे कर सकते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये वही मेन चीज़ है, इसको बस थोड़े डिफरेंट तरीके से बताया गया है, नाउन के फंक्शन को बताया गया है, फिर आगे एग्जांपल दो तीन दिन की हैं। जो रेड में है वो उस चीज़ को बताया गया, जैसे नाउन माइक है, कार है, जैसे एडजेक्टिव एक्साइटिंग है, रेड है, हैप्पी है, लॉन्गेस्ट है। एडवर्ब स्लोली, एक्सट्रीमली है, वेरी क्विकली है। वर्ब्स प्लीज, आर, टेक है, ठीक है। प्रपोजिशन ऑन, इनटू, अगेंस्ट है, आर, यू, मी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए, मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की थी कि आपको ताकि समझ आ जाए। देखिए, आप इस प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा पढ़ लें, आप सुन लें अच्छी तरह, तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे इधर देखिए नाउन को जैसे वो डॉग लिखा है, तो वो डॉग एक नाम है, ठीक है, जानवर का, तो वो डॉग नाउन है। अब एडवर्ब लाउडली, डॉग हॉल लाउडली, ठीक है। तो जो डॉग ऊंची आवाजें निकाल रहा है, वो ऊंची आवाज जो है वो उसका एडवर्ब है, क्योंकि वो जो उसकी आवाजें वो निकाल रहा है, वो उसकी तारीफ को बयान कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको और डिफाइन कर रहा है कि वो कितना तेज बोल रहा है। इसी तरह प्रोनाउन इट है, प्रेपोजिशन फोर है, ठीक है, फोर आपको मैंने बताया था ये। और वर्ब कंफर्टेड, कंफर्टेड इधर यूज हुआ है, कंजक्शन एंड है, सही है। एडजेक्टिव केयरिंग है, अब केयरिंग फादर, ठीक है, तो फादर, द केयरिंग फादर लिखा है, तो फादर नाउन है। और फादर जो नाउन है, फादर की सिर्फ को बता रहा है कि फादर केयरिंग है, तो इसलिए वो एडजेक्टिव होगा। जो ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मैं आज आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो दो दो वर्ड्स में दूंगा। एडवर्ब जो होता है, जो वर्ब हो रहा है वो उसकी सिफ्त को बयान करता है, और जो एडजेक्टिव है, जो नाउन है, वो उसकी सिफ्त को बयान करता है। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। जब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हो और उसके अंदर से एक चीज गायब हो, तो आपको पता चलना चाहिए, गेस करते हो पढ़ते हो कभी कि यहाँ पे यार एडवर्ब आना है कि एडजेक्टिव आना है, ये किस चीज के बारे में की बात हो रही होगी, ठीक है। सो ये इंटरजेक्शन का भी हो जैसे। आगे मेन आ जाता है हमारी टेंसेज। तो टेंसेज हमारे कौन से हैं? सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो सिंपल जो प्रेजेंट हालत में होता है, कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस चल रहा है, परफेक्ट जो हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यू जो कंटिन्यू हो भी चुका है और चल भी रहा है साथ। इनकी तीन हालतें होती है, जैसे प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, और फ्यूचर होती है। अभी के लिए मैं आपको ये सारे बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ओईटी के लिए आपने कौन से तीन से चार सेंटेंसेस पे गौर करना है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो चारों, ये 12 सेंटेंसेस हैं, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन रीडिंग बी, लिसनिंग सी, रीडिंग सी में कर रहे होंगे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की बात है। और अगर नीचे अब ऑप्शन देखें, अब एक बात है, अब क्वेश्चन आ गया जी, आपसे पूछा गया है कि परफेक्ट हालत में पूछा गया, जो क्वेश्चन है वो है ही हैड, व्हाई ही हैड ड्रिवन अ कार, ठीक है। आंसर दिया गया है कि ही हैज बीन ड्राइविंग कार बिकॉज लाइक दैट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये परफेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब जवाब है वो परफेक्ट, परफेक्ट जो है वो फ्यूचर में नहीं होगा, परफेक्ट प्रेजेंट में नहीं होगा। इस तरह उन्होंने कोई ऑप्शन बनाएंगे, जब आपको मैं बी और सी करवाऊंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जब ऐसे आएंगे, तो मैं आपको उधर भी हाईलाइट करके दिखा दूंगा कि देखिए जी, क्वेश्चन प्रेजेंट पास्ट में है और ऑप्शन नीचे फ्यूचर में दो, तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना होगा? आपने ऑब्वियसली वो जो फ्यूचर में है, उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देना। तो जो दो पास में बच जाएंगे, उनमें से आपने टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपने आइडेंटिफाई करने कौन से जवाब हो सकते हैं, तो आपको एलिमिनेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। तो प्रेजेंट क्या है जी कि ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चला रहा है। ही इज ड्राइविंग कार, मतलब प्रेजेंट हालत में वो कार चला रहा है। ही हैज ड्रिवन अ कार, उसने कार चलाई है। ही हैज बीन, उन्होंने लगातार कार चला रहा है। तो ये चार चीजें, पास में ही ड्रॉप, साथ ही वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूज में अगर आप कह रहे हैं कि ही वाज ड्राइविंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कंटिन्यूज में आप पास्ट चीज को बताते हैं, तो आप वर्ब के साथ आईएनजी फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये आपको पता है। अब ये चीज देखिए, आपको इधर से समझनी है कि पास्ट कंटिन्यूज में क्या होगा। जब ही ड्रॉप लिखा है तो वो सिंपल पास्ट है। अगर ही वाज ड्राइविंग लिखा है तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा। अगर ही हैड ड्रिवन लिखा है, हैड आ गया, ठीक है। आप परफेक्ट में प्रेजेंट के अंदर क्या था? हैज है। और पास्ट के अंदर क्या है? हैड है, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर क्या होगा? विल हैव हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट फॉर्म क्या आती है, पास्ट फॉर्म क्या आती है, और फ्यूचर फॉर्म क्या आती है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइटिंग के अंदर ये आपने गलतियां नहीं करनी है, तो बहुत सारे लोग गलतियां ये कैसे करेंगे कि लिख देंगे वो इसको प्रेजेंट परफेक्ट को
और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट को कंफ्यूज हो गए गलत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो परफेक्ट हालत में आपने चीज लिखनी होती है वो जैसे हैज है प्रेजेंट में आ जाएगा, हैड है वो पास्ट में आ जाएगा, और विल हैव, ठीक है, विल हैव, ठीक है, हैव कि जब विल के साथ हैव लग जाएगा तो वो फ्यूचर फॉर्म बन जाएगा, और थर्ड फॉर्म से ड्रिवन लिखा जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बेसिक चीजें दोबारा से आपके साथ रिवाइज हो रही है, आप इनको गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूज है, तो परफेक्ट कंटिन्यूज में देखें कि परफेक्ट में हैज थर्ड फॉर्म था, इधर हैज बीन आ गया। अब देखें यहाँ पे एक चीज हुई है कि जब वो कंटिन्यूस बना है तो हैज जो है वो वैसे ही है, ड्रिवन जो है वो चेंज हो गया, वो आईएनजी आ गया, जो बीइंग है ना, बीइंग के साथ आईएनजी आपने लगा दिया, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटिंग के अंदर इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अगला अगला आ जाता है आपका जी एक्टिवाइज और पैसिव वाइज। ठीक है, एक्टिवाइज और पैसिव वाइज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बेसिक थ्योरी को मैं बता रहा हूँ आज आपको, आपको टास्क भी दे दूंगा, आप उसकी वजह से आपको समझ सकते हैं। एक्टिवाइज में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे आना पेंटेड द हाउस, अब आना सब्जेक्ट है, पेंटेड जो है वो वर्ब है और हाउस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर आप पैसिव में देखें तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब फिर आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे द हाउस वाज पेंटेड बाय आना, अब बाय आना को निकाल दें, ओईटी के अंदर जो आपको बता रहा हूँ, ओईटी के अंदर आपने आना को निकाल देना है, आपने सिंपल लिखना है द हाउस वाज पेंटेड। तो स्ट्रेस किस पे पड़ रहा है? हाउस पे, जो हाउस जिस पे काम हुआ है उस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो जो ओईटी रीडर्स हैं वो इस चीज को वैल्यू देते हैं कि जब जो काम हो रहा है आप उस पर स्ट्रेस देते हैं। तो इसलिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लेटर ऑन पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया कि ऐसे आपने पैसिवाइज लिखनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह जब आप पैसिवाइज में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो वो जो काम हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और रीडिंग के अंदर इसके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। अब ये आगे सारी एग्जांपल दी गई हुई है प्रेजेंट सिंपल के लिए, इसके ऊपर मैं टाइम ज़्यादा नहीं करूंगा ज़ाया, आपको ये स्लाइड मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल है, आई मेक अ केक लिखा हुआ है, अगर उसको पैसिफाइज में लिखेंगे तो अ केक इज बेड, इस तरह हो जाएगा। तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं, इसको समझ लेना है। आपको राइटिंग टास्क एक मिलेगा आज, या आपको एक पैराग्राफ शेयर किया जाएगा और आपने उसको मुझे कन्वर्ट करके दिखाना होगा एक्टिवाइज और पैसिवाइज। सो ये हो गया एक्टिवाइज और पैसिवाइज। फिर आगे हम आ जाते हैं सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक नाउन होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये तो सिंपल आपके लिए। अब आ जाते हैं जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जिसके अंदर सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर एक ही क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब जो कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं मस्ट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो और तीन भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लियर अपना मैसेज बता रही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहती है जो खुद में अपना सारा मैसेज बता रही है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये अपना मैसेज बता रही है, इसको जोड़ा है बट ने, तो वो कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई विल डू मोर रिसर्च, आई विल डू मोर रिसर्च, ये भी खुद से बता रही है, क्लियर मैसेज अपना दे रही है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो पूरा मैसेज अपना खुद दे देती है, उसे किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं होती। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती हैं वो साथ जोड़ दी जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, और उनके साथ एक जो फैन वाइज है वो लग जाती है। अब कम्प्लेक्स क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, जैसे व्हेन द केक इज ब्राउन रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। आप देखिए कि केक ब्राउन, अगर मैं बोलूं व्हेन द केक इज ब्राउन तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब आप उसको उसके साथ पढ़ेंगे रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, तो ये अपना सेंस दे रही है कि जब वो ब्राउन होगा तब आपने उसको ओवन से रिमूव करना है। तो ओईडी के अंदर देखें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है ना वो आपने बहुत कम लिखने हैं, एक ही कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है, वो मैं आपको